नमस्कार, मैं दिशांश श्रीवास्तव कॉमिक वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूँ। हम सुन रहे हैं बाल सीक्रेट एजेंट राजन इकबाल सीरीज़ की पॉकेट बुक हत्या का रहस्य। चलिए सुनते हैं इसका दूसरा भाग। बलवीर मुस्कुराता हुआ बोला, तुम तो यूं कह रहे हो जैसे हत्या के समय तुम वहाँ मौजूद थे। हम जासूसों के अंदाजे बहुत कम गलत होते हैं, क्यों सल्लो? करेक्ट। मैं जानता हूँ, ख़ास तौर पर तुम लोगों के अंदाजे गलत नहीं होते। एक खास खबर आपको और देना चाहते हैं, इकबाल बोला। क्या? ऐसे नहीं, पहले समोसे रसगुल्ले व चाय हो जाए, फिर आपको सुनाने का हमें और भी मज़ा आएगा। सलमा, बलवीर मुस्कुराता हुआ बोला, तुमसे एक शिकायत है। क्या? काफ़ी समय से तुम इकबाल के साथ रह रही हो, लेकिन अभी तक तुम इसे सुधार नहीं पाई। मैं समझी नहीं। इकबाल पहले भी पेटू था, आज भी पेटू है। अगर तुमने कंट्रोल ना किया होता तो गेंडे की तरह मोटा हो जाएगा। अंकल, आप मेरा अपमान कर रहे हैं, इकबाल आंखें फैलाता हुआ बोला। आंखें क्यों दिखा रहे हो? अंकल ठीक कह रहे हैं। आज से तुम्हारी डाइटिंग शुरू। दिन में 3 बार जूस मिलेगा बस। मर गए। तभी एक सिपाही समोसे और रसगुल्ले ले आया। जैसे कि तुम लोगों के आने की खबर मिली, मैंने इसका ऑर्डर कर दिया था। बलवीर मुस्कुराता हुआ बोला। आप सचमुच बहुत अच्छे हैं अंकल जी, कहते हुए इकबाल ने जैसे ही समोसे की तरफ हाथ बढ़ाया, सलमा ने दोनों प्लेटें अपनी तरफ खींच ली और बोली, तुम सिर्फ चाय पियोगे? सलमा ने एक रसगुल्ला मुंह में डालते हुए कहा, अंकल जी आप भी लीजिए। बलवीर ने समोसा उठाकर मुंह में डाल लिया। अंकल, इकबाल रो देने वाले स्वर में बोला, आज आपने किस दिन की दुश्मनी का बदला लिया है? इसे पतला मत समझो भतीजे, मैं तो तुम्हारी सेहत का ख्याल कर रहा हूँ। क्यों सलमा? अंकल ठीक कह रहे हैं, चुपचाप चाय पियो। खुदा करे तुम ये समोसे व रसगुल्ले खाकर इतनी मोटी हो जाओ कि हथनी भी तुमसे कमजोर लगे। क्या कहा? सलमा गुर्राई। कुछ नहीं, इकबाल जल्दी से बोला, मैं तो अपनी किस्मत को कोस रहा था। फिर सलमा व बलबीर समोसे व रसगुल्ले साफ कर गए। इकबाल को सिर्फ चाय से संतोष करना पड़ा। उसकी सूरत ऐसी हो रही थी जैसे वह अभी रो देगा। बलवीर ने समोसे का अंतिम टुकड़ा खाने के बाद छटकारा लिया, फिर पूछा, आप बताओ क्या खबर लाए हो? खबर लाया था जो, वह मैं भूल गया हूँ। डाइटिंग के झूले में झूल गया हूँ। समोसे का चरमरा स्वाद याद कर रहा हूँ। रसगुल्ले की सफ़ेद गोलाई आंखों के सामने घूम रही है। उसकी मिठास को याद करके जीभ झूम रही है। खुदा डाइटिंग के झमेले में किसी को न फंसाए। सबकी किस्मत में रसगुल्ले व समोसे की प्लेटें सजाए। इकबाल ने दुखी स्वर में सुना दिया। कोई भी नहीं ऐसा। बलवीर बोला, सलमा, इकबाल को मातम मना लेने दो। तुम बताओ क्या खबर है? हमने पुराने मुजरिम विलियम को ताज होटल में देखा था, सलमा ने बताया। नहीं, यह सच है अंकल। विलियम जिस शहर में मौजूद हो, उस शहर में शांति रह ही नहीं सकती। क्या उसने भी तुम लोगों को देखा था? नहीं, लेकिन उसके साथ एक औरत भी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसको हमने कहीं देखा है। औरत की बात छोड़ो, अब हमें यह मालूम करने की कोशिश करनी है कि विलियम इस शहर में क्यों आया है। कुछ क्षणों की खामोशी के बाद इकबाल बोला, हमारे जाने से पहले एक बात बता दीजिए। क्या? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या कहती है? बलबीर ने दराज से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट निकाली और उसे पढ़ने लगा। डॉक्टरों के अनुसार श्यामलाल का कत्ल रात के 8 और 9 बजे के बीच हुआ था। गोली लगभग 3 फीट दूर से चलाई गई थी। श्यामलाल की छाती में जो गोली बरामद हुई है वह .22 के रिवॉल्वर की है। यह वही रिवॉल्वर है जो लाश के पास से पाया गया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से साबित होता है यह आत्महत्या का नहीं, हत्या का मामला है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति खुद 3 फीट दूर से कभी गोली नहीं चलाएगा। अगर वह अपने सीने पर खुद गोली चलाएगा तो दूरी 1.5 या 1 फीट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इकबाल ने बताया।
तुम ठीक कह रहे हो। वैसे तुम लोगों को एक बात और बता दूँ क्या? 5 और 6 के बीच में श्यामलाल का खास दोस्त अमरीश बजाज उससे मिलने आया था। दोनों में काफ़ी झगड़ा भी हुआ था। उस समय उसकी बीवी गीता होटल में मनोरंजन करने गई थी। यह बात मुझे उसके नौकर मकई काका ने बताई थी। तो हमें पहले अमरीश बजाज से मिल लेना चाहिए, इकबाल बोला। जरूर मिलो, मुझे कोई एतराज़ नहीं, इकबाल उठता हुआ बोला। अब हम चलते हैं, समोसे और रसगुल्ले का धन्यवाद, लेकिन तुमने तो खाए नहीं, खुशबू तो सूंघी थी, इकबाल ने इतनी मासूमियत से कहा कि बलवीर ठहाका लगाकर हंस पड़ा। सलमा को भी हंसी आ गई। सलमा ने कोठी के पोर्च में मोटरसाइकिल रोकी, फिर दोनों नीचे उतर गए। इकबाल ने आगे बढ़कर कॉलबेल दबा ली। दरवाज़ा नौकर ने खोला। क्या मिस्टर अमरीश घर पर हैं? इकबाल ने पूछा। जी हाँ, इकबाल ने अपना पर्चे कार्ड उसकी तरफ बढ़ाता हुआ बोला। यह जाकर उन्हें दे दो। नौकर चला गया। कुछ ही देर बाद वह वापस आया और बोला, आइए। अंदर ले जाकर उसने उन्हें ड्राइंग रूम में बैठा दिया। फिर वह चला गया। सल्लो जी, कहिए इक्का जी, सलमा स्वर में रस घोलती हुई बोली। अगर तुमने यहाँ मुझे कुछ खाने से मना किया तो मैं सिर के बल खड़ा होकर नाचने लगूंगा, तब तो बहुत प्यारे लगोगे, सलमा उसे चढ़ाने वाले भाव से बोली। तुम नाचना, मैं ताली बजाऊंगी, यानी तुम मुझे कुछ भी नहीं खाने दोगी। डाइटिंग माय डियर, डाइटिंग बहुत ज़रूरी है। दिन ब दिन मोटे होते जा रहे हो। मैं नहीं चाहती कि जब तुम बाहर निकलो तो लोग कहें, वो देखो सलमा का मोटू जा रहा है। तुम्हारी तो ऐसी की तैसी, मैं हलवाई की पूरी दुकान खा जाऊंगा। दुकान में खिड़की, दरवाजे, ईंट, सीमेंट या कुर्सी लगा होता है। खा सकते हो तुम, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। इकबाल कुछ कहता, उसी समय अमरीश अंदर प्रविष्ट हुआ। उसे देखकर दोनों उठ खड़े हुए। अमरीश ने दोनों से हाथ मिलाया, फिर उन्हें बैठने के लिए कहा। बैठने के बाद अमरीश ने पूछा, दुनिया के महान जासूसों का मैं अपने घर में स्वागत करता हूँ, लेकिन यहाँ आने का कारण ज़रूर जानना चाहता हूँ। आपके दोस्त सर श्यामलाल जी का कत्ल हो गया है, इकबाल बोला। मालूम हुआ, जानकर बहुत दुख हुआ था, लेकिन समझ नहीं आया हत्यारे ने उसका कत्ल क्यों किया। क्या दुश्मनी थी उससे? कुछ कत्ल दुश्मनी के कारण नहीं, बल्कि कुछ और कारणों से भी किए जाते हैं अमरीश जी, इकबाल ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या कारण हो सकता है? कारण तो हत्यारे ही बताएगा। वैसे मैं आपको एक बात बता सकता हूँ। क्या? नहीं, अमरीश चौंकता हुआ बोला। जी, जो रिवॉल्वर उनकी लाश के पास से मिली, उस पर श्यामलाल जी की उंगलियों के निशान थे। गोली भी उसी से चली थी। तो श्याम ने अपने रिवॉल्वर से आत्महत्या की है। हत्यारा तो यही चाहता है, हम इसे आत्महत्या का केस समझें। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं बताती हूँ, सलमा ने कहा, फिर बोली। दरअसल उनकी हत्या की गई है, लेकिन हत्यारे ने बड़ी बुद्धिमानी से हत्या को आत्महत्या प्रमाणित करने की कोशिश की है। लेकिन तुम लोग यह सारी बातें मुझे क्यों बता रहे हो? अमरीश ने तेज स्वर में पूछा। क्योंकि आप उनके अच्छे दोस्तों में से थे। यह ठीक है। और हत्या वाले दिन 5 और 6 के बीच आप श्याम जी से मिले थे। ये भी सच है। उनका आपसे झगड़ा हुआ था, सलमा ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। तुम लोगों को कैसे मालूम हुआ? लाशें हम जासूसों को खुद ही ऐसी बातें बता देती हैं, इकबाल बोला। एक बार एक लाश ने मुझे सपने में आकर कातिल का नाम बता दिया था। दूसरे ही दिन मैंने उसे गिरफ्तार कर लिया था। तब तो श्यामलाल की लाश ने भी तुम्हें कातिल का नाम बता दिया होगा। उस समय मुझे नींद आ गई थी, मैं सुन नहीं सका। ना चाहते हुए भी अमरीश मुस्कुरा दिया। अब आप श्याम जी से मिलने गए थे, तो क्या उनकी पत्नी गीता घर पर थी? नहीं, वो घूमने गई थी। नौकर मगई घर पर था। अरे, मैं तो भूल ही गया, आप लोगों के लिए चाय नाश्ता तो मंगवाया ही नहीं। समोसे, रसगुल्ले, इकबाल होठों पर जुबान फेरता हुआ बोला। वैसे ज़रूरत तो नहीं है। ज़रूरत क्यों नहीं? तो मंगवा लीजिए समोसे, रसगुल्ले।
इकबाल हवा में ही उसका स्वाद लेता हुआ बोला। अमरीश ने जैसे ही नौकर को आवाज़ दी, सलमा झट से बोली, मिस्टर अमरीश, इस सब की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन हम इस समय ड्यूटी पर हैं और ड्यूटी पर हम कुछ भी खाते पीते नहीं। सत्यानाश, इकबाल कराता हुआ बोला। क्या हुआ? अमरीश ने चौंकते हुए पूछा। डाइटिंग यानी डाइटिंग हुआ? मैं समझा नहीं। आपको फिर कभी समझा दूंगा, क्योंकि इस समय मेरे सिर पर ज़ोरदार थप्पड़ लटका हुआ है। थप्पड़? आप इस बात को छोड़िए और यह बताइए, श्यामलाल जी से आपका झगड़ा क्यों हुआ था? वह शून्य में घूरने लगा। सल्लो जी, इकबाल धीरे से बुदबुदाया, तुमने मेरे मुंह से समोसे व रसगुल्ले छीन लिए हैं। वैसे तुम भी किसी समोसे व रसगुल्ले से कम नहीं। फिर अब मैं तुमको खाऊंगा। तुम में रसगुल्ले से कुछ ज़्यादा ही मिठास होगी। चुप रहो, सलमा ने धीरे से कहा और उसकी जांघ में चुटकी काट ली। मार डाला, इकबाल उचकता हुआ चिल्लाया। क्या हुआ? अमरीश ने पूछा। कभी कभी जांघ में नुकीली दर्द उठती है। नुकीली दर्द? जी हाँ, जैसे किसी सुंदरी ने चाकुओं के समान अपने लंबे नाखून गड़ा दिए। दवा ला दूं? जिसने दर्द दिया है दवा भी वही देगा। सलमा ने आंखें तरेर कर इकबाल की तरफ देखा। इकबाल से पिटाकर चुप हो गया। हाँ तो मिस्टर अमरीश, सलमा ने पूछा, आप बता रहे थे श्यामलाल जी से आपका झगड़ा क्यों हुआ? श्याम मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, लेकिन मुझे यह नहीं मालूम था कि वह बड़ा धोखेबाज है। वो कैसे? श्याम के पास एक बेशकीमती मूर्ति थी जो उसके खानदान की इज्जत समझी जाती थी, लेकिन उस मूर्ति के बारे में उसकी पत्नी गीता को कुछ भी नहीं मालूम था। अचानक उसे धन की ज़रूरत पड़ी, अतः उसने मूर्ति का सौदा मुझसे किया। मूर्ति कितने की थी? वो नटराज की मूर्ति थी। कीमत लगभग 40 लाख होगी। 30 लाख में सौदा तय हो गया। मैंने उसे 5 लाख रुपए दिए। बाकी रुपए 10 दिनों बाद देने का वादा किया। 10 दिनों बाद ही उसने मुझे मूर्ति भी देनी थी। मैं उसके पास पहुंचा, उसने मुझे मूर्ति दे दी, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे वह वो वाली मूर्ति नहीं है जो मुझे दिखाई गई थी। मैंने जांच करवाने के लिए मूर्ति को लैब में ले गया। जांच के बाद मेरा शक सही निकला। मैं श्याम के पास पहुंचा और उससे कहा, यह मूर्ति वो नहीं है जो तुमने मुझे दिखाई थी, यह नकली मूर्ति है। वह गुस्से से बोला, तुमने मूर्ति बदल दी है। मैंने तुम्हें असली मूर्ति दी थी। मैंने उससे 5 लाख मांगे, उसने देने से इनकार कर दिया। मैंने उसे 1 दिन का समय दिया और चला गया। दूसरे दिन पहुंचा तो इसी बात पर हमारा जमकर झगड़ा हुआ। उसने मुझे 5 लाख रुपए नहीं दिए और मैं नकली मूर्ति लेकर वापस चला आया। मुझे क्या मालूम था मेरे वापस आने के बाद कुछ ही समय बाद उसका कत्ल हो जाएगा। सलमा बोली, वो मूर्ति हमें दिखाएंगे? क्यों नहीं, उसने कहा और दूसरे कमरे में जाकर मूर्ति ले आया। मूर्ति नटराज की थी और बहुत सुंदर थी। इकबाल उसे हाथ में लेकर बोला, क्या हम इसे अपने साथ लेकर जा सकते हैं? ले जाओ, अब यह मूर्ति मेरे किसी काम की नहीं। सलमा ने पूछा, आपके 5 लाख तो डूब गए। मुझे अपनी रकम डूबने का दुख नहीं, दुख तो अपने दोस्त की मौत का है, जिसके मरने से गीता की मांग सूनी हो गई है, उसने भराए स्वर में कहा। कुछ क्षण खामोशी छाई रही, फिर दोनों उठ खड़े हुए। इकबाल बोला, हम जल्दी आपको यह मूर्ति लौटा देंगे। फिर वो दोनों बाहर आ गए। उन्होंने मूर्ति इंस्पेक्टर बलबीर को भी दी। उसने 1 दिन बाद उसकी जांच करवा ली थी। मूर्ति नकली थी। बलबीर ने बताया, इसकी कीमत 200 से ज़्यादा नहीं है। अगर यह नकली मूर्ति है तो असली मूर्ति कहाँ गई? इकबाल ने पूछा। यही तो नहीं मालूम। जब मुझे विश्वास हो गया अंकल, श्यामलाल की हत्या नटराज की मूर्ति के कारण ही हुई है, जिसका मतलब है श्याम व अमरीश के अलावा भी कोई मूर्ति के बारे में जानता है। ऐसा हो सकता है। श्यामलाल की पत्नी गीता शायद कुछ बता सके। क्यों सल्लू जी? तुम ठीक कह रहे हो, हमें गीता से ना चाहिए। गीता से मिलो, शायद कोई काम की बात मालूम हो जाए, बलबीर ने सलाह दी। दोनों गीता से मिलने के लिए चल पड़े। स्वर्गवासी श्यामलाल की कोठी के पोर्च में इकबाल ने कार रोकी। फिर दोनों कार से बाहर आ गए।
कॉल बेल पर दबाने के कुछ क्षणों के बाद नौकर मगई ने दरवाज़ा खोला। क्या मिसेस गीता घर पर हैं? जी हाँ। उनसे कहो सलमा व इकबाल मिलने आए हैं। आप लोग ड्राइंग रूम में बैठिए, मैं उन्हें भेजता हूँ। उन दोनों को ड्राइंग रूम में बैठा कर वह अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद गीता अंदर प्रविष्ट हुई तो दोनों उठकर खड़े हो गए। गीता ने सिल्क की बॉर्डर वाली साड़ी पहनी हुई थी, बाल खुले हुए थे, चेहरे पर मेकअप नहीं था। करीब से देखने पर सलमा व इकबाल को याद आ गया, इसी औरत को उन्होंने विलियम के साथ ताज होटल में देखा था, जो एक खौफनाक अपराधी था। इस तरह क्या देख रहे हो? गीता ने पूछा। पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, इकबाल ने कहा। जब तुम गधे से दोस्ती कर रहे थे तब मैं तुम्हारी कोठी पर गई थी। हाँ याद है, लेकिन ऐसा लगा जैसे आपको कहीं रंगीन कपड़ों व मेकअप में भी कहीं देखा है। कहाँ? वह तो याद नहीं आ रहा। हो सकता है हमारा भ्रम हो। क्यों सलमा? मुझे तो भ्रम ही लगता है। शायद तुमने इनसे मिलती जुलती कोई औरत देखी थी। बैठो। तीनों सोफे पर बैठ गए। सलमा बोली, आपके पति की हत्या का बहुत अफसोस हुआ। हत्या नहीं, आत्महत्या। इंस्पेक्टर बलवीर ने ऐसा ही बताया। शायद मुझसे दुखी होकर उन्होंने आत्महत्या की है, गीता ने भर्राए स्वर में कहा, फिर रो पड़ी। आप दोषी नहीं हैं मिसेस गीता, सलमा बोली। प्लीज़ रोइए मत। उन्होंने आत्महत्या नहीं, उनकी हत्या की गई है, लेकिन अपराधी अपनी बुद्धिमानी से इसे आत्महत्या का केस साबित करना चाहता था। लेकिन भारत के जासूस या पुलिस इतनी मूर्ख नहीं। फिर हत्यारा कौन है? वही जिसने आपके पति पर गोली चलाई, वो भी 3 फीट दूर से। आत्महत्या करने वाला 3 फीट की दूरी से गोली नहीं चला सकता। ओह, आपको किसी पर शक है? इकबाल ने पूछा। नहीं, उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। हो सकता है किसी बहुमूल्य वस्तु के कारण उनकी हत्या की गई हो। मेरे विचार से उनके पास ऐसी कोई बहुमूल्य वस्तु नहीं थी जिसके कारण कोई उनकी हत्या कर देता। अगर कोई चीज़ होती तो वो मुझसे अवश्य जिक्र करते। हो सकता है आपसी झगड़े के कारण उन्होंने आपको ना बताया हो। दुनिया में कोई पति पत्नी ऐसा नहीं है जिसमें झगड़ा नहीं होता। झगड़ा हमारा भी होता था, फिर भी हम एक छत के नीचे रहते थे। इस हम में प्यार भी था। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? पूछो। कत्ल वाली शाम आप कहाँ थी? इकबाल ने पूछा। एक क्षण के लिए गीता का रंग उड़ गया। अगले ही पल उसने खुद को संभाला और बोली, होटल गई थी। कौन से होटल? होटल मून। कितने बजे से और कितने बजे तक आप वहाँ रही? गीता कुछ नर्वस सी दिखाई देने लगी। तब भी उसने तीखे स्वर में कहा, मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में जानने का तुम लोगों को कोई हक नहीं। श्यामलाल जी की लाइफ के बारे में जानने का हमें पूरा हक है, इकबाल बोला, क्योंकि यह एक हत्या का मामला है। 5 से 8 बजे तक मैं होटल मून में थी। उसके बाद होटल नेशनल में चली गई थी। होटल में आपके साथ कोई और भी था? नहीं। उन्हें साफ मालूम हो गया था गीता उनसे काफ़ी कुछ छुपाने की कोशिश कर रही थी। तभी मगई चाय नाश्ता ले आया। नाश्ते में बर्फ़ी व समोसे थे। इकबाल ने पूछा, यह आपका नौकर मगई है ना? हाँ। मगई काका, तुमने लाश कब देखी? जब मैं घर से कोठी वापस आया, उस समय शायद 9 बजे थे। लाश देखते ही मैंने पुलिस को सूचित कर दिया था। मिस्टर अमरीश बजाज को जानते हो? जी हाँ। कत्ले की शाम को वह यहाँ आए थे? हाँ जी। मालिक से उनका ज़बरदस्त झगड़ा हुआ था। झगड़ा किस कारण हुआ यह मुझे नहीं मालूम। फिर हम ऋषि चले गए। तब मैं मालिक के पास घर जाने की इजाज़त लेने गया था तो वे शराब पी रहे थे और बहुत अधिक गुस्से में थे। फिर भी मैं घर चला गया। 9 बजे के लगभग जब मैं वापस आया तो मालिक का कत्ल हो चुका था। इससे ज़्यादा जानकारी नहीं मिली और मगई चला गया। उसके जाने के बाद गीता बोली, चाय नाश्ता लो। इकबाल ने जैसे ही बर्फ़ी उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, सलमा ने उसकी जांघ में चुटकी काटते हुए धीरे से कहा, खबरदार। मार डालो। इकबाल का रहा। क्या हुआ? गीता ने पूछा।
कभी कभी जांग में नुकीली चुभन होती है। किसी डॉक्टर से इलाज क्यों नहीं करवाते? इसका इलाज डॉक्टर नहीं मिस डॉक्टर नहीं है, और इलाज घर जाकर ही होगा। सलमा ने बर्फी का टुकड़ा उठाकर मुंह में डाल लिया। इकबाल, गीता बोली, तुम भी लो। आज सोमवार है। इकबाल सोमवार का व्रत रखता है। व्रत के कारण वह सिर्फ चाय लेगा, खाएगा कुछ नहीं। सलमा ने इस बार समोसा उठाते हुए कहा, सोमवार का व्रत तो शंकर जी का व्रत है। इस व्रत को कुंवारी लड़कियां इसलिए रखती हैं कि उन्हें अच्छा पति मिले। लड़के भी इस व्रत को रखते हैं। पहली बार सुन रही हूँ। इकबाल ने सोमवार का व्रत इसलिए रखा है कि इसे अच्छी पत्नी मिले। क्यों इकबाल? तुम गलत कह ही नहीं सकती। इकबाल ने कराते हुए कुछ इस ढंग से कहा कि गीता को भी हंसी आ गई। सलमा स्वाद लेकर बर्फी व समोसे खा रही थी और इकबाल ललचाई निगाहों से देख रहा था। बार बार उसके मुंह में पानी आ जाता। फिर वह बुदबुदाया, जालिम लड़की, खुदा करे तुम्हारे पेट में गड़बड़ हो जाए और समोसे व बर्फी मुंह के रास्ते बाहर निकल आए। इसके बावजूद भी सलमा ने उसे सिर्फ चाय पीने को दी। फिर वो लोग विदा लेकर बाहर आ गए। तो ये भाग यहीं पर समाप्त होता है। आगे की कहानी सुनते हैं अगले और अंतिम भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।